Hello everyone, welcome back again to my channel Science Briefing. Let's start with today's topic nuclear reaction. Today we will be discussing about nuclear fission and fusion. What are the application of nuclear fission and fusion, how atomic bombs and hydrogen bombs works, and where does the sun's energy come from, and how does nuclear binding energy per nucleon is related to nuclear stability. सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिजन के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है। न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब एक एलिमेंट आर्टिफिशियली दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है तो उसे हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। न्यूक्लियर फिजन इज ए न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। When a uranium isotope uranium-235 is bombarded with a neutron, it breaks into two intermediate masses, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। The fragment produced are radioactive nuclei. They emit beta particle to get stable end product. न्यूक्लियर फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो पहले तो फ्रैगमेंट्स और न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, और जब यह एनर्जी सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है तो यह हीट एनर्जी की फॉर्म ले लेती है। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजन की क्या एप्लीकेशन होती है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है। न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का यूज एटॉमिक बॉम्ब्स में भी किया जाता है। इफ द चेन रिएक्शन इज अनकंट्रोल्ड, इट लीड्स टू एक्सप्लोजिव एनर्जी आउटपुट एज ए न्यूक्लियर बॉम्ब। It is known experimentally that a slow neutron are much more likely to cause fission in uranium-235 than fast. Most nuclei that are fissionable with slow neutrons contain an odd number of neutrons like uranium-235, uranium-233 and plutonium-233, whereas most of those require fast neutron are thorium-232, uranium-238 have even number of neutrons. चलिए अब जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। When two light nuclei fuse to form a larger nucleus, it is known as nuclear fusion. जो न्यूक्लियस न्यूक्लियर फ्यूजन में बनता है वह टाइटली बाउंड होता है, इसलिए यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, जैसा कि हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व से समझ सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए दोनों न्यूक्लियाई को इतना नजदीक लाना होगा कि उन दोनों न्यूक्लियाई पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियाई होता है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। Therefore, we must have enough energy to overcome this Coulomb barrier. This Coulomb barrier depend on the charge and the radii of two interacting nuclei. इस Coulomb barrier को ओवरकम करने के लिए दो प्रोटॉन्स को 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए होगा अप्रोक्स 3 इंटू 10 की पावर 9 केल्विन, जिससे वह काइनेटिक एनर्जी गेन कर सके और कूलम बैरियर को ओवरकम कर सके। इसलिए इस रिएक्शन को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बट द टेम्परेचर एट द कोर ऑफ द सन इज 1.5 इंटू 10 की पावर 7 केल्विन, विच इज नॉट इनफ फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। But still sun is able to produce so many fusion reaction. Then why it is possible? It is possible because the density of the core is very high and the pressure of hydrogen is also high. But there are some nuclei which have kinetic energy larger than average energy. They have higher barrier penetration probability because of high density and the pressure of the core. अब जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन की क्या एप्लीकेशन है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से स्टार्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का यूज हाइड्रोजन बॉम्ब में भी किया जाता है। अब जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब किस तरह से काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन द सेंटर सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ ड्यूटेरियम एंड लिथियम 6 आइसोटोप। न्यूक्लियर फिजन हीट और न्यूट्रॉन जनरेट करता है। This neutron converts lithium 6 isotope into tritium and helium, and then DT fusion take place. Deuterium and tritium fuse to form helium-4 isotope. Next, we will be discussing about astrophysics. Just in front of our eyes, a fantastic nuclear fission reactor that is our sun, where hydrogen is fused into helium and energy is being produced, and that energy is responsible for our survival. इनिशियली सन में न्यूक्लियर फ्यूजन बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था, जो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनिशियली सन में न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे स्टार्ट हुआ था और डिफरेंट एलिमेंट्स कैसे बने थे, जिसे हम न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। Now let us come to fusion, the reaction that is taking place inside the sun. Initially, all fusion events have to start with the fusion of two protons. When two protons come close enough so that they interact through strong nuclear force and they combine to form a stable nucleus of two nucleons, that is deuteron.
which have one proton and one neutron. So one proton converts into neutron. Once the proton converts into neutron, we also have positron and neutrino created there. This reaction is known as deuteron bottleneck reaction. Deuteron is formed here because we do not have diproton and dineutron. We do not have nucleus that exists with 2 proton and 2 neutron. So deuteron is formed here. और जैसे ही यह ड्यूट्रॉन बनता है, यह दूसरे प्रोटॉन से इंटरेक्ट करके हीलियम 3 आइसोटोप बनाता है और इसमें गामा रे और एनर्जी एमिट होती है। लेकिन ये 3 हीलियम अब एक और प्रोटॉन से इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि 4 लिथियम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यह 3 हीलियम दूसरे 3 हीलियम के बनने का इंतजार करेगा और दोनों 3 हीलियम फ्यूज होके अल्फा पार्टिकल और 2 प्रोटॉन्स बनाते हैं। सन में सब कुछ प्लाज्मा की फॉर्म में होता है और इसमें जो गैस होती है वो आयोनाइज्ड होती है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट होती है। जो यह फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें जो पॉजिट्रॉन बना है वह एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इन दोनों में कोलिजन होता है, जिससे इसका सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम मास एनिहिलेशन कहते हैं। Once this hydrogen core gets largely converted into helium so that there is no more hydrogen to fuse to helium. After this, the fusion reaction inside the core stops for a while and the core starts shrinking under its own gravitation. At that time, gravitation is also present when the hydrogen is converting into helium. That time, also gravitation is trying to collapse the core and shrink the core, but due to the outward pressure, the pressure gradient of the energy production balance the gravitation. This is known as hydrostatic equilibrium. Once this fusion stops and no more energy is produced, then gravitation take over and the core shrinks. As the core shrinks, the gravitation potential energy is converting into thermal energy and the temperature of the core again rise and the helium starts fusing into higher mass number elements. The photons that are created by the energy that is produced in the fusion takes millions of years to come to the surface of the sun and get emitted to the earth and the surrounding. जो लाइट हमारे पास सन से अब आ रही है वह मिलियंस ऑफ ईयर पहले बनी थी, जिससे उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए हम फोटॉन्स की मदद से सन के न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टडी नहीं कर सकते। But the neutrino that are produced in the fusion reaction, they almost without interaction with matter came out with almost same speed of light. By studying these neutrino, we study about the nuclear fusion inside the sun's core. चलिए अब जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। This process occurs in heavy nuclei. This process occurs in light nuclei. The heavy nuclei splits into lighter nuclei of comparable masses. न्यूक्लियर फ्यूजन में एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। The lighter nuclei fuse together to form a heavy nucleus. न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। The reaction occurs at ordinary temperature. This reaction occurs at very high temperature. The energy liberated in one fusion is 200 mega electron volt. The energy liberated in one fusion is 26.7 mega electron volt. This can be controlled. This cannot be controlled. The production of fission is usually unstable and radioactive in nature. The production of fusion is usually stable and non-radioactive in nature. The link of fission reaction are neutron. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है वह न्यूट्रॉन की मदद से किया जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। द लिंक ऑफ फ्यूजन रिएक्शन आर प्रोटॉन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसेंशियली सारी फ्यूजन रिएक्शन दो प्रोटॉन के फ्यूजन से स्टार्ट होती है। सन में भी फ्यूजन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से होता है, जिसे हम pp1, pp2, pp3 कहते हैं, जिसमें 85% pp1 साइकिल होती है और बड़े स्टार्स में CNO साइकिल होती है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए अब जानते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, और हम यह भी जानेंगे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। इफ ए सर्टेन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर to form a nucleus of certain charge and mass, and energy will be released in this process, and that energy is known as binding energy of the nucleus. और हम जब एक न्यूक्लियस में से न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करेंगे तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उस न्यूक्लियस को प्रोवाइड करेंगे वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगी। अब यह एनर्जी कहाँ से आती है यह जानते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसका मास उसके इंडिविजुअल न्यूक्लियन से कम होता है, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी एंड मास आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फॉर्मूला E=mc²। अब हम यह जानते हैं कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि दो न्यूक्लियस में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यूज क्यों करते हैं? चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो ऑक्सीजन 16 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो यूरेनियम 235 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी 1782.9 है। इसका मतलब यह नहीं है कि यूरेनियम 235 ऑक्सीजन से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन में कम न्यूक्लियॉन्स है और वही यूरेनियम 235 में ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स है। इसलिए हमें यह नहीं पता है कि न्यूक्लियॉन्स में आपस में कितनी इंटरेक्शन है, इसलिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का यूज करते हैं। और जैसे मास नंबर इंक्रीज होता है वैसे ही बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज होती है, तो इससे हमें स्टेबिलिटी का पता नहीं लगता है, इसलिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का यूज करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द रेशो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर हम ऑक्सीजन 16 और यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन 16 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वही यूरेनियम 235 की 7.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसलिए ऑक्सीजन 16 ज्यादा स्टेबल है यूरेनियम 235 से और ज्यादा टाइटली बाउंड भी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मच लार्जर देन द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स। एटम्स के बीच जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से कम होती है। Let us assume a very heavy nucleus with mass number 240 has a lower binding energy per nucleon compared to that of nucleus with mass number 120. If a nucleus 240 breaks into two nuclei of mass number 120, then nucleons are more tightly bound. This implies energy will be released. It has very important implication for energy production through fission. Consider two light nuclei with mass number less than equal to 10. Then these nuclei fuse to form a heavy nucleus. The binding energy per nucleon of the fused heavy nucleus is more than the lighter nuclei. This means the final system is tightly bound, and again energy would be released in this process through fusion reaction. अब हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर कर्व के बारे में, लेकिन इससे पहले हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर फोर्स वह फोर्स होता है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच होता है। द न्यूक्लियस विल फ्लाई अपार्ट ड्यू टू द रिपल्सिव कूलम फोर्स, बट द न्यूक्लियस इज देयर ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स विच इज अट्रैक्टिव इन दिस रेंज, विच इज मोर डोमिनेट देन कूलम रिपल्सिव फोर्स। जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होगी तो यह फोर्स स्ट्रोंगली अट्रैक्टिव होगा और 3 फेम्टोमीटर तक नियरली जीरो हो जाएगा, ऐसा आप ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस 0.8 फेम्टोमीटर से कम होगा तो यह फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। ग्राफ में एक्स एक्सिस से नीचे का पोर्शन अट्रैक्टिव नेचर को शो करता है, वहीं एक्स एक्सिस से ऊपर का एरिया रिपल्सिव नेचर को शो करता है। जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वह 30 से 170 मास नंबर के बीच में कांस्टेंट होता है, क्योंकि इन एटम्स का न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स के रेंज के ऑर्डर का है। नया न्यूक्लियॉन इसमें ऐड होता है तो वह उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसे सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं, इसलिए इस रेंज में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में ज्यादा वेरिएशन नहीं आती है। हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन 56 की है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन 30 से कम मास नंबर के एलिमेंट्स के लिए न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियाई का रेडियाई न्यूक्लियर फोर्स के रेंज के अंदर लाई करता है। इसलिए ये न्यूक्लियस फ्यूज होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं जो पहले से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें फ्यूजन रिएक्शन होती है और इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है। हाँ, ग्राफ में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स में जो ब्रेक हैं वो इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। इन एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ में ब्रेक्स हैं। और अब हम यह जानते हैं कि 170 से ज्यादा मास नंबर के एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम क्यों है। जैसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन इंक्रीज हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स से, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है। इसलिए 170 से ज्यादा मास नंबर के एलिमेंट्स न्यूक्लियर फिजन शो करते हैं और ब्रेक होकर स्मॉल न्यूक्लियाई बनाते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट न्यूक्लियाई से ज्यादा होती है।
अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन की जरूरत क्यों है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। Finally, that's all for this video. Thanks for watching. Like and subscribe my channel.